नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल सरकारी एग्जाम चैनल पे। स्टूडेंट्स, बहुत जबरदस्त खुशी की खबर है आप सभी के लिए। लोगों को बहुत इंतजार था कि बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा। तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी आई है कि आपको बहुत बहुत खुशी है हम सभी लोगों को। तो आज मैं बताने वाला हूं कि बिहार एसएससी जो सीजीएल है, कितनी वैकेंसी है, कितनी रिक्तियां हैं, कौन भरने के लिए एलिजिबल है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि पूरे बिहार में विद्यार्थियों को बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आप सभी को, अभी आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन। स्नातक स्तर का है, ध्यान से देखिएगा। स्नातक स्तर का मतलब है कि ग्रेजुएट वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले लोग। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/8/2025 से 17/9/2025। आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से भर सकते हैं? 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025। एक लंबा ड्यूरेशन है, बट आप अंतिम दिन का इंतजार मत कीजिएगा। आप जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। 18 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप लंबा इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। लेकिन फॉर्म भरने में थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिएगा, किसी प्रकार की त्रुटि या एरर मत छोड़िएगा। आगे की बात करते हैं। तो बोला सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवाड़ से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। तो चलिए अब उसको लेकर मैं थोड़ा डिटेल आऊं। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के सारा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पद नाम है, ये वेतनमान का स्तर है, ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, और अगर कोई टेक्निकल योग्यता की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप देखते हैं कि पदवार क्या क्या है। फिलहाल यहाँ पर देखें, हाँ चलिए देखते हैं क्या है। ये है आपका, हाँ आइए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे है सहायक, चलिए देखिए क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन स्तर 7 है, और इसका क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। दूसरा है योजना सहायक, वेतन स्तर 7 है, इसका योग्यता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तीसरा है कनीय सांख्यिकी सहायक, वेतन स्तर 7 है, इसमें क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। ये स्पेसिफिक कर दिया, मतलब ये बोला ये जो था दोनों पोस्ट, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जो कनीय सांख्यिकी, जिसको मैंने गोल किया यहाँ पर किया है, ये कनीय सांख्यिकी सहायक जो है, इसमें ग्रेजुएशन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट डाला हुआ है। क्या सब्जेक्ट डाला हुआ है? तो गणित होना चाहिए, या अर्थशास्त्र, या वाणिज्य, या सांख्यिकी, ये स्पेसिफिक कर दिया है। इससे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बारे में कुछ और मुख्य बातें आपको मैं बताऊंगा आगे। आगे की बात करें, नेक्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, वेतन स्तर 6। इनका जो वेतन स्तर है ये 6 है। तो देखिए क्या है इसमें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससी आईटी या समकक्ष। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन है जो आगे क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके पहले जितना भी फॉर्म भरा जाता था, किसी भी निजी संस्थान के डीसीए या एडीसीए के कंप्यूटर के सर्टिफिकेशन को माना जाता था। अब यहाँ जो पीजीडीसीए लिख दिया है, इसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या ये किसी यूनिवर्सिटी लेवल का डिग्री या डिप्लोमा ढूंढा जा रहा है? ये यहाँ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा। एक कंप्यूटर का पीजीडीसीए का यहाँ क्या मतलब है, आगे देखते हैं। बोला नोट, वित्त विभाग के पत्रांक, ये जो पत्रांक 101 यहाँ जो लिखा हुआ है 10,110 दिनांक 10/11/2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है या बीटेक आईटी किया है, वो सब यहाँ फॉर्म अब भर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा चीज किया सरकार ने, क्योंकि लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता था, जो लोग कंप्यूटर से करते थे इंजीनियरिंग उनको बहुत दिक्कत होता था। नेक्स्ट है, आप देख पाएंगे, नेक्स्ट ये देखिए, अंकेक्षक, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग, वेतन स्तर 5। देखिए फिर से बता दो, कॉमर्स वाला का फिर से वैकेंसी आ गया, कॉमर्स वाले का ऑडिटर का वैकेंसी आया। अंकेक्षक का मतलब ऑडिटर होता है, ठीक है, ये कॉमर्स का स्पेसिफिक है। तो आइए देखते हैं क्या है। बोला या तो आप वाणिज्य से या अर्थशास्त्र से या सांख्यिकी से अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होने चाहिए, स्नातक। यहाँ भी स्पेसिफिक कर दिया, सांख्यिकी अधिकारी वाले में भी कर दिया था और यहाँ भी आपका कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या भाई, तो यहाँ पर क्या है, नोट वित्त विभाग के पत्रांक 692 दिनांक 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं। मतलब ये जो 4 विषय है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित, ये जरूरी नहीं कि आपका मेजर पेपर हो, जरूरी नहीं कि आपका ये ऑनर्स पेपर हो, अगर आपका सब्सिडियरी भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारी विभाग, वेतन स्तर 5, यहाँ भी अंकेक्षक ऑडिटर ही है। वाह, तो क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण, क्या क्या, तो गणित के साथ अथवा वाणिज्य। यहाँ पर सिर्फ कौन फॉर्म भर सकता है, यहाँ जो है गणित, मतलब सिर्फ गणित वाले या कॉमर्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी तो कॉमर्स वालों का बाहर आया हुआ, अभी जस्ट जीविका का वैकेंसी आया अकाउंटेंट का, और अभी फिर यहाँ ऑडिटर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर है, जितने भी आप लोग हैं कॉमर्स के लोग, उनके लिए तो जबरदस्त खबर है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, अब ये जो है डिटेल, जैसा कि आपसे मैंने कहा कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये कुल संख्या, ये 1064 368 88, ये सब कुल संख्या। देखिए ये कुल संख्या 125 44 198 ऐसे 1481, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल वैकेंसी है स्टूडेंट, वो देखिए 1481 आपको दिख रहा है, ये मैजिक फिगर है। ठीक है, 1481 वैकेंसी है, बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को चूकने का जरूरत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि देखिए ऑडिटर, ऑडिटर, अंकेक्षक, अंकेक्षक, देखिए कितना सारा सीट है। देखिए यहाँ सीट आप देखिए, इतना सारा ऑडिटर का सीट है, तो इसको एकदम पकड़ लेना है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वाले, मैथ्स वाले, इसको एकदम बिल्कुल जकड़ लेना है, पकड़ लेना है, इस नौकरी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आप ये कंप्लीट पीडीएफ जो है आप जो है वहां आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का है दिव्यांगों के लिए, ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक या जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार मैं पढ़ दूं दिव्यांगों के लिए, अंकेक्षक में है, हाँ अंकेक्षक में। तो चलिए इसको लेकर के मैं बताऊं कि दृष्टि दिव्यांग के लिए 2 पद रिजर्व है। अंकेक्षक, अंकेक्षक कहाँ, अंकेक्षक निदेशालय में। मूक बधिर दिव्यांग के लिए 1, चलंत दिव्यांग के लिए 1, और मनोविकार दिव्यांग और बहु दिव्यांग के लिए 1, दृष्टि दिव्यांग के लिए 2। यहाँ पर किसके लिए, ये जो आपका सहयोग समितियों का जो अंकेक्षक है, दृष्टि दिव्यांग के लिए 2, मुख बधिर दिव्यांग के लिए 2, चलंत दिव्यांग के लिए 2, मनोविकार दिव्यांग और बहु दिव्यांग के लिए 3। ठीक है, अब आगे आपका है कुल पद। जो कुल पद है उसमें कुल पद का अगर रिजर्वेशन देखें तो चलिए एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं ताकि इजिली आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब कुल पद के दिव्यांगों की बात करें तो दृष्टि दिव्यांगता के लिए 16 सीट है, मुख बधिर के लिए 14 सीट है, चलंत दिव्यांग के लिए 14 सीट है, मनोविकार दिव्यांग बहुविज्ञान के लिए कितना है, 16 सीट। ये आप देख पा रहे हैं दिव्यांगों के लिए। तो ये दिव्यांगों का क्या सीट है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे की बात करें, ठीक है, आगे की बात करें। आगे क्या है भाई, कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी हुई, ध्यान दीजिए। तो क्या बातें यहाँ लिखी हुई हैं, लिखी हुई, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही 36 आरक्षण का अनुमान्य है। ठीक है, नोट 2, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% 36 आरक्षण अनुमान्य है। मतलब जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो बिहार सरकार के निवासी को दिया गया है। ठीक है,
आगे क्या है, उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि आपका पद जो है, पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या जो है स्नातक स्तर वाला, वो क्या है, बढ़ सकती है। मतलब बढ़ सकती है, पदों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। बात समझ रहे हैं? जो पद जितना पद अभी है इससे बढ़ने का संभावना है। देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। आगे की बात करें तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है ये आपका, आगे है उम्र सीमा। उम्र सीमा को लेकर बोले तो आप देखिए क्या है उम्र सीमा का कहानी। उम्र सीमा का कहानी है कि दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। उम्र की जो गणना है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे विद्यार्थी जो 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 बटा दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा में के लिए पात्र होंगे। इसको आप ठीक से पढ़िएगा, बहुत अच्छा खबर है आपके लिए। नेक्स्ट है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक ये के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। देखिए यहाँ क्लियर कट है, क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 21 वर्ष। क्लियर है, ये तो कंफर्म है। अब अधिकतम का यहाँ टेबल बना हुआ है, जो आप समझेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। साफ सुथरा टेबल यहाँ बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे है अनारक्षित पुरुष, जो पहला है आपका कोटि 37 वर्ष, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों 40 वर्ष। देखिए बोला पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, चाहे मेल हो या फीमेल, पुरुष हो या महिला, मैक्सिमम कितना है, 40 साल। अच्छा वक्त आपको मिला है। अनारक्षित महिला, अगर आप महिला हैं, ठीक है, अनरिजर्व है, जनरल महिला, जनरल फीमेल, उनको भी 40 साल का आपको मैक्सिमम उम्र सीमा दिया। अनुसूचित जाति SC/ST को कितना दिया, 42 वर्ष, ठीक है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं उनको क्या है, उपर्युक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष। बोला जो उम्र सीमा ऊपर में दिया हुआ है उससे 10 वर्ष और उनको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो कैसे, तो दिव्यांगों के लिए क्या है, तो बोला अगर अनरिजर्व है तो 37 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 47। तो सब में आप 10-10 जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम एज का आ जाएगा कहानी। अब चलिए आगे क्या दे रहे हैं, आगे क्या है इंफॉर्मेशन, आगे इंफॉर्मेशन है, देखिए आगे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्या, कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक वाले में है वही क्या माना जाएगा, वैलिड, वही वैलिड माना जाएगा। कि आलोक आगे क्या है फिर, कि आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई। मतलब शायद पहले लिमिटेड अपॉर्चुनिटी था, एक जो आप मतलब कितने बार आपको एग्जाम देना था ये फिक्स था, लेकिन यहाँ पर उसको हटा दिया गया है। आप कई बार इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, मतलब आगे कई बार वैकेंसी है, आप कई बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो चलिए आगे क्या है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार में, उनको इस तरह के एग्जाम में बैठने का केवल 5 अपॉर्चुनिटी, 5 बार अवसर है, ठीक है, उनके लिए। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई अवसर का सीमा में बांधा नहीं किया। आगे की बात करें, आगे की बात करें क्या है, उपर्युक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने के बाद, अच्छा ये सब आप आराम से इजिली से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक चीज देखना चाहेंगे कि हाँ चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है। 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशकों को एनसीसी से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी जितने दिनों तक उन्होंने एनसीसी में पूर्णकालिक सेवा की हो। अच्छा, जिन्होंने एनसीसी में सर्विस दिया है, जितना दिन उन्होंने एनसीसी में सर्विस दिया है
उतने दिन का एग्जाम्शन मिलेगा। एनसीसी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है क्या है, आगे देखिए क्या है, आगे ये कुछ कुछ डिटेल है, आप इजीली यहाँ से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लंबी स्टोरी है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, परीक्षा की प्रकृति बोला वस्तुनिष्ठ क्या होगा, एमसीक्यू आएगा। जो एग्जाम किस प्रकार का होगा, एमसीक्यू, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आगे क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो आप सबको पता ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये बात सारे लोगों को लगभग पता है। ठीक है, आगे क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, अर्थात 3 पुस्तक अर्थात। अच्छा देखिए, हाँ यहाँ पर इसको पढ़ना एसेंशियल है। देखिए क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, परीक्षार्थी पुस्तक ले जा सकते हैं। आइए क्या है, सामान्य अध्ययन, गणित और सामान्य विज्ञान, इन तीनों का बुक परीक्षार्थी ले जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। टेक्स्ट बुक मतलब सरकारी बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते, सिर्फ टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। ठीक है, आप ये सारी बातें आप समझ गए। अब देखिए क्या है, आप सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस देखिए, सबका इंतजार था सिलेबस का, सारे लोग का। देखिए क्या है कहानी, सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। क्या है, खंड क सामान्य प्रश्न अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य जानकारी की जो उम्मीद है उतना तो रखेगा ही। अगला क्या है आपका, खंड क का पॉइंट 1 समसामयिकी। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आप देख सकते हैं, ये सारा चीज आप देख ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये है आपका भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में कुछ कुछ चीजें हैं, आप ये सारा चीज जो है आप देख लीजिएगा, ये पूरे तरीके से सब कुछ आप देख लीजिएगा। कहाँ पर, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, या पूरा का पूरा सिलेबस आप वहाँ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आते देखते हैं क्या है। ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या ये एक आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्थात ये है न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, जो अनरिजर्व्ड है 40%। ठीक है, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग 32%। ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम इतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। आगे की बात करते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए क्या फीस लगने वाला है, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगने वाला है। ठीक है, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामान्य
135 रुपया लगेंगे, ठीक है। सभी श्रेणी की महिलाओं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेंगे, ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होते हो, पुरुष हो या महिला, 540। बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, झारखंड, किसी अदर राज्य के हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 540 रुपया। आगे की बात करें, ठीक है। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। मतलब यहाँ सर्विस टैक्स भी पे करना है, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज को लेकर। आप क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षार्थी शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 18/8/2025 से 17/9/2025 तक, जो मैंने पहले बता दिया था, फिर से बता दूं, 18/8/2025 से 17/9/2025 के बीच फॉर्म भरना है। तो 17/9 का इंतजार नहीं करना है, पहले ही भर लेना है, ठीक है। आगे आओ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर मतलब आरक्षण को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन है, डिस्कस कर लूं आपसे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। एक बात मैं बता दूं आप लोग सभी लोगों को, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी प्रमाण पत्र है, ये तमाम सारे पेपर जल्दी से बनवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा कि एसडीओ लेवल का बनवाइए, क्योंकि वो हर जगह वैलिड होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप इंतजार मत कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप रिजर्वेशन कोटे में है, रिजर्वेशन है, आप कैटेगरी में है, लेकिन आपने नहीं भरा, नहीं लिया ऑप्शन, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में जॉब करते हैं, जन्म आपका कहाँ है, बिहार में, तो आपका बिहार अस्थायी जगह है, वही आपका आप बिहारी माने जाएंगे और आपको रिजर्वेशन वगैरह सब तमाम सारी चीज मिलेगी, लेकिन आपको आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इससे रिलेटेड जितने प्रमाण पत्र है सब ठीक कर लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कुछ इश्यू है तो उसको भी आप क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आइए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी, हाँ इतना हो गया। यहाँ क्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। क्या, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित, ठीक है, पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। मैंने अभी कहा ना, ये सब जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, ये सब ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सब जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है। और आवासीय भी आपको बनवा लेना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिकतम अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास प्रमाण पत्र कौन, आपका अंचलाधिकारी वाला, ठीक है, समझ गया। आगे की बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, इसको खत्म हो गया। आगे ये सब है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली पढ़ सकते हैं। ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आप इजिली यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, ये इतना बात तो लगभग सबको पता है, ठीक है, इतनी बात सारे लोगों को पता है, ये सारा स्टोरी है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट मैं फिर से बोल दूं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18/8/2025, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/9/2025, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025। ये कौन सा भाई, ऑनलाइन आवेदन भरने, अच्छा देखिएगा, हमको लगता है रेक्टिफिकेशन का इश्यू है। आते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आइए इसको हम देखते हैं क्या है ये। देखिए क्या क्या आपको लगने वाला है, किसमें, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, क्या क्या आपको संलग्न करना होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या मैट्रिक का अंक पत्र आपको सबमिट करना होगा, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट भी निकलवा लीजिएगा, मैट्रिक का मांग रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का भी जो है अंक पत्र और मूल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा।
नेक्स्ट है पीजीडीसीए अथवा बीसीए बीएससीआईटी से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। पीजीडीसीए अथवा बीसीए या बीएससीआईटी आपने किया है तो उसका भी क्या चाहिए, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मेन सर्टिफिकेट। आगे की बात करें, अस्थाई निवास आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, अस्थाई निवास और मतलब जो आपका अस्थाई निवास है, ठीक है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल, वो जो है ये आवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मतलब ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करें। ये सारा इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करें, आगे क्या है, आगे है ये सारा चीज आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक चीज है जो दिव्यांगों के लिए मैं पढ़ दूं, विज्ञापन की कंडिका 5 आरक्षण की उप कंडिका 7 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। राइटर, जो लोग दिव्यांग हैं अगर वो लिख नहीं सकते तो उनको जो है राइटर अवेलेबल कराया जाएगा। फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन है, फॉर्म भरते समय जितने दिव्यांग बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा फॉर्म भरते समय आप ये जरूर कर, अगर आपको जरूरत है राइटर का तो फॉर्म भरते समय, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं दिव्यांग के लिए, विज्ञापन की कंडिका 5 आरक्षण की उप कंडिका 7 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना तो ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, यस या नो को सेलेक्ट करके करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुति लेखक स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? तो ये कहानी है, मतलब दिव्यांग लोगों को ये है करना क्या कि अगर उनको राइटर का जरूरत है तो ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे उसी समय इन बातों को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, पुराना फोटो नहीं चलेगा। जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय आपको वेब फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि जब आप फॉर्म भरने जाएगा तो अच्छा से पहन कर जाइएगा, बढ़िया से, तो बाल वाल झाड़ के अच्छे से, ठीक है। क्लियर है? इधर इधर गया, बाकी सब बहुत ही सामान्य सा चीज है यहाँ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप सभी के पास शानदार। आपको ज़्यादा विशेष जानकारी अगर चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर सारा चीज़ कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़रूर से। और मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। कई सारे बेनिफिट्स हैं, ये तो आपको PDF मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ उस टेलीग्राम ग्रुप में हर दिन 2 से 3 बार टेस्ट होता है, उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। जरूर से जुड़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आप सभी को कि हमारे चैनल से जुड़कर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।